तो हमने गावा का इतना समझ लिया सर, गावा का फुल फॉर्म देख लिया, उसका काम देख लिया, उसको इनहिबिटरी ट्रांसमीटर क्यों कह रहे हैं, हमने वो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि गावा को क्यों, अब क्या इनहिबिट कर रहा है, हमने ये भी देख लिया क्या, कि मैं हूं सर मैंने सोचा कि मुझे बाइसेप पे क्या करना है, फ्लेक्शन करना है। अब मुझे अगर बाइसेप पे फ्लेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, बाइसेप पे फ्लेक्शन करने के लिए अपने क्या करूं, ये बाइसेप मसल एल्बो पे फ्लेक्शन करने के लिए मैं बाइसेप को क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्शन करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मेरे ब्रेन पे सिग्नल जाएंगे, जो एक्साइबिटरी न्यूरॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो मेरे बाइसेप के जो बाइसेप की मसल्स है उसके फाइबर को पास पास में लेके कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। अगर वो एक्टिवेट बने रहे तो मेरी मसल तो यही रह जाएगी, मैं तो फिर से हमेशा इसी कंडीशन में रहता हूँ। रिलैक्स कैसे करूँ, मैं सोचूंगा क्या मुझे रिलैक्स कराना है मेरी जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है वो काम करेंगे और मेरी बाइसेप रिलैक्स करेगी, तब मैं वापस नॉर्मल पोजीशन में आ पाऊंगा। यही तो मैकेनिज्म है, सिंपल सी। अब इसमें अगर क्या हो जाए कि एक्साइटेशन तो हो जाए, मैंने सोच लिया, अब एक्साइटेशन होगा, इनहिबिटरी के काम चलेगा। हमेशा दो चीजें बैलेंस में रहे, ये एक दूसरे की रबड़ की तरह हैं, ये इसको इधर खींच के रखा है, इसको इधर, दोनों एक पावर से हैं। जब ये इनहिबिटरी न्यूरॉन की पावर बिगड़ती चली जाएगी, ये सारी की पावर को इधर खींच लेगा, यानी हमारी पूरी बॉडी स्पाज्म में जाती चली जाएगी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन करते चली जाएंगी, हमारी सारी मसल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में जाती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको इनहिबिट करने के लिए कोई नहीं है, उन्हीं को इनहिबिट हमारी बॉडी में करता है गाबा। मगर उसको इनहिबिट हमारे 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 बॉडी में इस मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है गाबा, मगर उसको इनहिबिट कर दिया किसने, टिटेनोस्पाज्म ने, जो कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया रिलीज करता है। यानी क्या बोला मैंने, इसका पता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है, इसको इसको बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी। क्या नाम मैंने बोला, कितनी प्यारी लाइन बोला, इसको देखना, इसको जब मैंने पढ़ा था ना तो मैंने एक जगह लाइन देखा, इसको इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी बोलते हैं, इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी। सोचो कितनी अच्छी लाइन लिखी, क्या इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी है सर, इसका मतलब क्या आप बता रहे हो, इनहिबिशन का मतलब कि हमारा बैक्टीरिया इनहिबिट करता है किसको, गावा को। और गावा का काम क्या था, गावा का काम है हमारी बॉडी में इनहिबिशन करना, किसका, मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। तो टिटरिस क्या है, टिटरिस इज इट इज मैकेनिज्म व्हिच इनहिबिट ऑफ इनहिबिटरी, हमारे बॉडी में जिसको इनहिबिट करना चाहिए उसी को बंद कर देता है। तो कितना प्यारी ये लाइन देखिए, अब आप समझ जाओगे, कभी खोलोगे रिसर्च में तब लिखा है इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी, तब समझ जाओगे अच्छा सर ने बताया था इनहिबिशन मतलब क्या, इनहिबिशन मतलब जो गावा को इनहिबिट कर रहा है ना, और इनहिबिटरी क्या, कि जो गावा का इनहिबिटरी करना हमारी बॉडी में फंक्शन था कॉन्ट्रेक्शन को, उसको बंद कर दिया, इसलिए इसको बोला इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी। ठीक है, अब मैं सर गावा की डेफिनेशन फटाफट आप जल्दी बता दो, क्या, कि इट फंक्शन टू रिड्यूस, क्या इसका फंक्शन क्या है गावा का, इट फंक्शन टू रिड्यूस, क्या कम करना, न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। यही तो बोला, हमारे न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं, तो उनको इनहिबिट तो करोगे तभी तो हमारे काम रुकेंगे। तो इट इट फंक्शन टू रिड्यूस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी, कैसे, बाय इनहिबिटिंग नर्व ट्रांसमिशन, क्योंकि हमें क्या क्या ये न्यूरो ही तो है, तो ये क्या कर देता है, ये न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देता है। अब ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा तो भैया क्या होगा, नहीं हो जाए, आपकी बॉडी नॉर्मल रिलैक्स कर जाएगी। ठीक है, बस यही इस गावा का काम होता है। ठीक है, इट इज अ प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और अब मैंने आपको गावा बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब अगेन अब ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि सर इसका मतलब क्या था। क्या कह रहे थे कि टिटेनोस्पाज्मिन हो रहा था, ब्लड में जा रहा था, हमारे न्यूरॉन से बाइंड कर रहा था, न्यूरॉन से बाइंड करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। सर वो जो न्यूरॉन थे ना, वो जो न्यूरॉन बाइंड करे थे वो कौन से न्यूरॉन थे, वो यही तो गावा थे, इसी गावा से उसने करा बाइंड, इसी गावा से बाइंड कर लिया। अब ये गावा जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, अब स्पाइनल कॉर्ड के बाद उनका काम होता है क्या, मसल्स पे जाना। सर कैसे, अभी अभी फिर नहीं समझाएगा बीच में, सर एक चीज और समझा दो, एक लिंक और मिसिंग हो रही है। कौन सी लिंक मिसिंग हो रही है, वो मिसिंग हो रही है ये लिंक। कैसे सर, एनएमजी याद है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये पूरा वो ही है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, नर्व है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये मसल है ना, यही तो, इसी को तो बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर, नर्व से मसल के बीच का, और इस बीच के इसको बोलते हैं जंक्शन। यही तो होता है, कुछ सिंपल है। अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं नहीं, बाकी अगर पढ़ना है कभी तो मेरे यूट्यूब पे जाना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
मैंने समझा के रखा है। फार्मा वाले लेक्चर में, फार्मा का सेकंड ईयर में पढ़ाया है, वहां फार्मा के लेक्चर में मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाया है, जब मैंने मसल रिलैक्सेंट पढ़ाया है। मसल रिलेटेड पूरा मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो इसमें क्या होता है, ये नर्व यहाँ इस न्यूरॉन से इससे रिलीज होती है गावा, ये दिख रहा है, ये गावा, इनका काम क्या, इनहिबिट करना। मगर बस ये क्या करती है, जो जो आपका टेटेनोस्पाज्मिन है, ये यहीं पर इनसे अटैच हो जाती है और इसको क्या कर देती है, इनहिबिट। ये जा ही नहीं पाते मसल्स पर। अगर ये मसल्स पर चले जाएं तो उसको रिलैक्स कर दें, मगर ये मसल्स पर जा ही नहीं पाते, उसको रिलैक्स कर ही नहीं पाते। इट कैन नॉट बी इनहिबिटर, क्या वो अपना इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं दिखा पाते। और अगर अगर अपना अगर जो गावा का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ना, वो दिखाई नहीं पाता, तो मसल एबनॉर्मल किस में, कॉन्ट्रेक्शन में चली जाती है। इसलिए ठीक है, क्लियर। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है बाइंड्स टू साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी साइड, यही वाली साइड जो मैंने आपको दिखाई ना, ये इस साइड पर बाइंड हो जाते हैं और यहां इसको नहीं जाने देते नीचे, कहां पर, मसल्स में, नर्व पे ही गावा का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा पूरा। तो एक बार फटाफट जल्दी से देख लो, एक लाइन में बोलूंगा। टेटेनस पेन आपके बुंड में आया, जैसे बुंड के थ्रू आपके बॉडी में आया, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हुई, यानी उसको एनारोबिक कंडीशन मिली, वो उसने जर्मिनेट करा, उसने आपके बॉडी में टेटेनस प्लाज्मिन छोड़ा। वो टेटेनस प्लाज्मिन ब्लड के थ्रू आपके सिस्टम में पहुंच के आपके न्यूरॉन यानी गावा से चिपक गया। गावा से जैसे ही चिपका और उसने उसको इनहिबिट करना स्टार्ट कर दिया, गावा को ऊपर भी पहुंच के स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड के में क्यों पहुंचा, क्योंकि सर एनएमजे तो वही है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो वही बनेगा। अब जैसे ही वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जाता है सर, जो उसकी अब उसकी साइड पे चिपक गया, और जो गावा के काम होता है उसे वो नहीं करने देता। ठीक है, कौन सी साइड पे चिपक गया, वो उस साइड पे चिपक गया जो साइड रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करने के लिए। क्या नाम लिखा है, बाइंड्स टू साइड। कौन सी साइड, सर वो वाली साइड जो आपके स्केलेटल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होती है मसल को कॉन्ट्रेक्शन करने। अगर ये इस साइड से बाइंड नहीं होता तो आपकी जो मसल्स है ये वापस रिलैक्स हो पाती, मगर ये बाइंड हो गया। अब इस वजह से अब नॉर्मली आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन दिखता रहेगा। ठीक है, इस लाइन को आप समझ गए होंगे, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करती है। जस्ट अ सेकंड, ये पेज ऊपर। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। अब हम क्या क्या समझते हैं, आप फटाफट इसके मेन 3 ट्रायड समझते हैं। ये मेन इसके टिटेनिक के ट्रायड होते हैं जो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं, और इसी से अब आपको लेवल समझ आएगा कि इसको कितना खतरनाक सर क्यों कह रहे थे आप इतनी देर से, इतनी देर से। अब बताओ, बहुत एक्साइटमेंट। पहला इसको बोलते हैं राइसस सैडोनियस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइसस सैडोनियस क्यों बोल रहे हैं। और दूसरा लिखा है ट्रिस्मस, और तीसरा लिखा है ऑब्स्टेट्रोटोनस। ये तीनों नाम याद करने पड़ेंगे, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लेकिन तीनों कंडीशंस हैं जो टिटनिस में आपको देखने को मिलती है। एक तो पहले बता दे रहा हूं, ट्रिस्मस। ट्रिस्मस का मतलब होता है लॉक जॉ, जो अभी इतनी देर से पढ़ाते आ रहा हूं ना, लॉक जॉ बोल रहा हूं, बस उसी का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिस्मस। ये याद रखना, पता है इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है फिजियोथेरेपी को रिलेटेड लेके, क्योंकि पीटी में इसका ट्रीटमेंट, बाकी सब में इसका पीटी में इसका ट्रीटमेंट है, तो उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है पीटी को लेकर ट्रिस्मस पे। तो कभी ट्रिस्मस वर्ड आए तो हमेशा याद रखना, ट्रिस्मस मतलब लॉक जॉ। और लॉक जॉ सिर्फ टिटनेस में नहीं होता, टिटनेस में तो खतरनाक कंडीशन है, वहां हम इतना ट्रीट भी नहीं कर पाते, लेकिन जो माइल्ड कंडीशन होती है, जैसे बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं, या फिर और भी कोई ऐसी कंडीशन हो गई जहां पर उनका लॉक जॉ हो गया, जो आपको पता है माइल्ड है, वो ठीक हो सकता है, तो उसे हम ठीक करने की तरफ चलते हैं। बाकी हम इसमें भी काम करते हैं टिटनेस वालों पे, लेकिन वहां पर क्या, बस उनकी उनकी लाइफ स्पैन को थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत वापस, क्यों, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, मगर क्या होता है, मगर हम उस कंडीशन की जो रेट है उसको तो स्लो कर सकते हैं। हमारा जो उसका ट्रीटमेंट होगा ना, याद रखना, कभी उस टिटनेस को रोकने की तरफ नहीं होगा। हमारा कंडीशन होगा, जो कंडीशंस हो रही है बस उसकी प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर सकें, जिससे हम उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकें, और कुछ भी नहीं। सेम एचआईवी जैसा, कि हम एचआईवी रोक नहीं सकते, मगर हम जो उसमें सिम्टम्स आते हैं हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। लॉक जॉ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्पाज्म ऑफ मैसेटर मसल, जो आपकी मैसेटर मसल्स हैं उनका स्पाज्म हो जाता है, और इस वजह से आपको ऐसा लॉक जॉ देखने को मिलता है। ये जो आपको लॉक जॉ देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी मैसेटर मसल्स हैं ये स्पाज्म में चल रही, खिंच गई हैं पूरी, दिख रहा है ना, पीछे की तरफ बैक, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मैसेटर मसल खिंच गई है, अगर वो खिंच जाएंगी तो उससे क्या होगा, उनमें एबनॉर्मल आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा हम सर्च करते हैं, मैं आपको तीनों की तीनों भी बताते चलता हूं। दूसरा है राइसस सार्डोनियस। ये क्या होता है सर,
राइसस सार्डोनियस। देखो पहले इसकी इमेज दिखाता हूं, फिर आपको बस तीनों समझाऊंगा। राइसस सार्डोनिकस, ये नाम याद करके और ऐसे ही नाम लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, राइसस सार्डोनिकस का कुछ नहीं होता, लॉक जॉ के साथ क्या होता है, आपका फेस ऊपर की तरफ चला जाए। इस देखो, इस बंदे को लॉक जॉ भी है मगर फेस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है? ये सारा, ये देखो सारी मसल्स ऊपर की तरफ खिंच रही हैं, आंखें ऑटोमेटिक बंद हो रही हैं। आंखें ऑटोमेटिक बंद हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सारी मसल है ये ऊपर की तरफ जा रही है। यानी ये जो फ्रंटालिस है, ये कौन सा एरिया होता है, फ्रंटालिस। इधर की जो सारी मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, फ्रंटालिस की तरफ। इस वजह से क्या, उसकी आंखें भी बंद होने लग जाती है, वो देख भी नहीं पा रहा। लॉक जो तो है और सारी मसल खिंच खिंच के, आप सोचो कितना पेन हो रहा होगा कि उसकी सारी मसल, ये ओरिजिनल पिक है उसकी, आप सोचो कितना दर्द हो रहा होगा इस बंदे को, क्या कंडीशन होगी। इसको बोलते हैं राइसस सार्डोनिकस। सर इसका डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल एट द एंगल ऑफ माउथ एंड फ्रंटालिस। क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का कब, एंगल ऑफ माउथ एंड फ्रंटालिस। एंगल ऑफ माउथ एंड फ्रंटालिस का मतलब क्या है, यही तो, ये एंगल ऑफ माउथ है और ये आपकी फ्रंटालिस है, इस लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस लेवल पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तीसरा वर्ड क्या है सर, तीसरा है ऑप्थेल्म। ये इसको बताता हूँ, देखो इसको बताता हूँ, ऑप्थेल्मस। ऑब्स्थेटोटोनस, प्रोनाउंस इसको प्रोनाउंस करने में भी हो जाती है, ऑब्स्थेटोटोनस। देखो कितनी खतरनाक है, इस पे इवन पता है बुक बन चुकी है सिर्फ इसकी एक कंडीशन पे, ऑब्स्थेटोटोनस पे। इतनी खतरनाक कंडीशन है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत, मतलब समझ रहे हो, ऐसी मतलब भूत मतलब जैसे कोई हॉरर। देख रहे हो कितना खतरनाक, ये हॉरर हो जाता है पेशेंट, एकदम इतना डरावना। अब ये तो चलो वैसी इमेज है, अब रियल इमेज देख लो आप समझ जाओगे, ये कंडीशन हो जाती है पेशेंट। आप सोचो कितनी बुरी मौत है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, पहले लॉक जॉ हुआ, फिर वो हुए, फिर हुए, तो एक एक बढ़ बढ़ के होती है। क्यों सर, क्योंकि पहले लॉक जॉ था। सबसे पहले कंडीशन आप सर अभी एक्सप्लेन करके हमें आ चुकी हो कि पहले लॉक जॉ होता है, फिर उसके बाद होती है राइसस सार्डोनिकस, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, फिर नेक की मसल ऑब्स्टेटोनस दिखता है सबसे आखिरी में। ऑब्स्टेटोनस जब दिखता है जब आपकी पूरी बॉडी की मसल इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। किस तरीके से आ जाती है सर, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, स्पाज्म ऑफ एक्सटेंसर्स ऑफ द नेक, इसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी एक्सटेंसर्स मसल्स है ना उन सबका स्पाज्म होता है एज कंपेयर टू फ्लेक्शन। ये इसका बहुत स्पेशल पॉइंट है, याद रखना। अभी तक आपने उल्टा सी बनते हुए किसी में नहीं देखा होगा, सब में आप क्या देखते हो, कर्वेचर हमेशा सीधा सी बनता है, सब में एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है, सब सिकुड़ते हैं अंदर की तरफ। जितनी भी आज तक पड़ी होंगी, ये टिटनेस पहला पढ़ा होगा आपने जिसमें जो सारा स्पाज्म हो रहा है वो एक्सटेंसर का हो रहा है। आज तक जितना भी स्पाज्म पढ़ के आए हो ना, चाहे वो स्ट्रोक हो कुछ भी हो, कोई भी स्पाज्म पढ़ के आए वो आप फ्लेक्शन का पढ़ के आए हो, पहला स्पाज्म पढ़ रहे हो जो इस हिस्ट्री में जो एक्सटेंशन का है। बाकी इसके अलावा होगा किसी में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक किसी में पढ़ा है। तो स्पाज्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द नेक, अब नेक से तो शुरुआत होगी क्योंकि मैंने बोला ना ये डिसेंडिंग पैटर्न ऑफ मस्कुलर स्पाज्म है। नेक के बाद क्या आएगी, फिर बैक, हैंड, लेग, सबकी पीछे की जो एक्सटेंसर्स हैं वो उनका एबनॉर्मल स्पाज्म होगा। और एबनॉर्मल स्पाज्म होने का मतलब है कि अब देखो, अगर नेक की स्पाज्म, नेक की अगर एक्सटेंशन मसल होगी तो नेक में क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी नेक पीछे चली जाएगी। बैक की मसल का अगर क्या हो जाएगा तो बैक भी क्या, बैक पीछे चली जाएगी, जैसे बैक पीछे चली जाएगी। और जब आपके ये क्या बोलते हैं, नी हिप है, उसमें एक्सटेंशन होगा तो वो भी पीछे जाएंगे। नी है उसमें अगर एक्सटेंशन होगा तो वो भी पीछे जाएंगे। तो पूरी बॉडी इस तरीके से पीछे जाने लग जाती है, उल्टा सी बनने लग जाता है, ये कर्वेचर होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो अगर अगर सारे फ्लेक्शन होगी, सारी फ्लेक्शन एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्लेक्शन स्पास बढ़ जाएगा तो पूरी बॉडी आगे की तरफ हो जाएगी। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो बिल्कुल एकदम छोटा होता है तो बिल्कुल एकदम आगे की तरफ होता है वैसे, लेकिन इसमें फ्लेक्शन तो बढ़ नहीं रहा है, इसमें एक्सटेंशन बढ़ रहा है, तो उसमें पूरी कर्वेचर का भी कितना पेन होगा आप एज्यूम कर सकते हो। ये बच्चे की कंडीशन है, बच्चा ऐसा हो जाता है, दिख रही है। लेकिन ये बड़ों में बहुत खतरनाक, ये कंडीशन, ये एंड स्टेज कंडीशन हो जाती है। और एंड स्टेज ये भी नहीं है, एंड स्टेज इससे भी खतरनाक है। ठीक है, ये डे बाई डे इस तरीके से कंडे, और इतना पेन हो रहा है। और इसमें क्या सोच रहे हो, क्या सिर्फ पेन हो रहा है, एक एक चीज आप इसका मुझे बताओ बच्चों ने। अब इसके कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं बात करूंगा, कॉम्प्लिकेशन पे बात करेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो ये अब इसके तीनों हमने पढ़ लिया। पहले हमने राइसोसार्डिनस पढ़ लिया, मैंने बता दिया कि आपके जो फ्रंटोलिस और एंगल ऑफ माउथ कांटेक्ट कर रहे हैं, लॉक जॉ और ट्रेसमस बहुत अच्छे समझ लिया, और ऑब्स्टेटोनस भी समझ लिया कि सारी एक्सटेंशन बन रहा है जिससे वो जो कर्वेचर वो उल्टा बन रहा है। अदर सिम्टम्स क्या, जो मन में आए,
ब्लडिस्ट मतलब जो आपके फीकल मैटर में खून निकलेगा, डायरिया भी हो सकता है, फीवर, हेडेक, सेंसिटिविटी टू टच भी होता है, सॉर थ्रोट, स्वेटिंग, टैकिकार्डिया, सब कुछ आपको ये सारी चीज अदर सिम्टम्स में भी देखने को मिलेंगी। सीक्वेंस ऑफ स्टिफनेस मैं बता चुका हूं हमेशा डिसेंडिंग पैटर्न में होता है। तो सबसे पहले लॉक जो होगा, फिर नेक होगी, फिर नेक अगर हो गई तो फिर आप पेशेंट क्या सॉलोइंग नहीं कर पाएगा, यानी डिस्फेजिया, अब कुछ खा ही पी नहीं पाएगा नेक अगर इन्वॉल्वमेंट में आ गई तो। फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी की मसल में रिजिडिटी होती है, फिर आखिरी में उसकी बॉडी में बन जाता है स्पाज्म, यानी ये एंड स्टेज कंडीशन है जब पूरी बॉडी की सारी मसल इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। अब इस लाइन को याद रखना कि सारी की सारी बॉडी मसल इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए एक स्पेशल चीज पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी सर? अब कॉम्प्लिकेशन आप इतने होशियार हो ना, खुद बताओगे सर इतना कर्वेचर मुड़ रहा है, बोन टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? अब नॉर्मली मुड़ता जा रहा है सर, बोन टूटेंगी। डिसेबिलिटी होगी, चल पाएगा बंदा? नहीं चल पाएगा। अब मुझे बताओ कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो आपको लगता है जो इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएगा, इस तरीके से हो रहा है तो एबनॉर्मल लंग्स भी इन्वॉल्वमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? तो लंग्स में भी सारे गड़बड़ होंगे सर, हार्ट में होंगे, सारे सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाते हैं आगे चल के, इसलिए क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो आगे चल के जो आप लिख के आ जाओगे ना वो गलत नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, मगर पूछा राम का है तो लक्ष्मण का ही लिख के आना है ना, कृष्ण भगवान का नहीं, ये मैं 1000 बार कहता हूं। तो कॉम्प्लिकेशन लिख के आना, लेकिन लिख के ऐसे ही आना। डिसेबिलिटी, एस्पिरेशन निमोनिया मतलब लंग्स में एब्नॉर्मल इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा। लैरिंगोस्पाज्म को समझ रहे हो, आपके लैरिंग्स में स्पाज्म हो जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है जो आपके आर्टरी में, जो आपकी लंग्स की आर्टरी है उनमें क्लॉट बनने लग जाएगा, क्योंकि आर्टरी में भी ब्लॉकेज होने लग जाएगा। आगे चल को टिटेनिक सीजर्स, कन्वर्जन आते हैं, इन लोग को भी कन्वर्जन आते हैं एकदम, इन लोग को भी कन्वर्जन आती, तो याद रखना जब जब इनकी मेडिसिन होगी तो हम इनको एंटी कन्वर्जन ड्रग भी देंगे ट्रीटमेंट में। ये जो पढ़ रहे हो बस उसी का तो ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि मैंने बोला इसका डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इसको हम रोक पाते नहीं है क्योंकि इसको हम डायग्नोस ही नहीं कर पाते। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा तो टेटनिक सीजर है यानी यानी कन्वर्जन आ है तो एंटी कन्वर्जन ड्रग भी दिएंगे। किडनी भी खराब हो रही है, हार्ट भी खराब हो रहा है, ब्लड पॉइजनिंग मतलब पूरे ब्लड में फैल जाता है, सेप्टिसीमिया, पूरा ब्लड इन्फेक्ट हो जाता है, पूरे ऑर्गन्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, हर पार्ट आपके हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या देखने को मिलेगा सर? प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर, जो आपकी जो अभी मैंने आपको एंड स्टेज पढ़ाई ना, उसको कैसे लिखोगे जब पूरी बॉडी में मसल स्पाज्म हो गया, उसको कैसे लिखोगे डेफिनेशन में? सर उसको डेफिनेशन में लिखना क्यों पड़ रहा है? पढ़ो फिर बताता हूँ। द प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्शन, आपको अगर पूरी बॉडी एकदम कॉन्ट्रैक्शन में चलेगी तो उससे क्या होगा? कॉजेज सडन पावरफुल और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा आपकी सारी मसल ग्रुप में, एक एक करके आपकी पूरी बॉडी के करके आपकी सारी मसल ग्रुप अगर इन्वॉल्वमेंट में आने लग गई। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय, एकदम तो नहीं आती, पहले लॉक जो होता है नेक फिर पूरी बॉडी आती है, तो प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्शन होगा। फिर आपकी बॉडी में क्या होगा? पहले सडन होगा, फिर पावरफुल होगा, फिर वो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वो धीरे धीरे सारी मसल ग्रुप को जब कर लेगा, यानी सर जो एंड स्टेज कंडीशन आ गई, यानी सर जो हमारी एंड स्टेज कंडीशन आ गई ना, पूरी बॉडी स्पाज्म में चली गई A to Z, जिसको सर अभी आपने हमें डायग्राम में भी दिखाया, जिसको आपने बोला ऑब्स्टेटोटेनस है ना, ऑपिस्टोटेनस, जो भी यार इसको जो प्रोनाउंस करना, ठीक है, ये वाला, ये जो कंडीशन हुई एंड स्टेज कंडीशन, जब लग रहा है कि पूरी चीजें खराब हो गई, पूरी मसल स्पाज्म में चली गई सर, उस कंडीशन में ये, क्योंकि ये सबसे सीवियर, ये क्या हो गया? खतरनाक सीवियर कंडीशन है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं टिटेनी। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप लोग के सिलेबस में या कभी ऐसा टिटेनी दिया है, तो अगर 2 मार्क्स में टिटेनी लिख के आता है तो टिटेनस की डेफिनेशन मत लिख के आना। लिख के आ देखो हमें टिटेनी इज अ सब डिवीजन ऑफ टिटनेस, क्यों? क्योंकि टिटेनी इज अ सीवियर कंडीशन ऑफ टिटनेस, पहले टिटनेस होगा तभी तो होगा। तो वहां पर टिटनेस की अगर डेफिनेशन लेके आओगे 2 मार्क के क्वेश्चन में तो एक ही देगा, वो दूसरा नहीं देगा। और कहो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एक भी ना दे, आधा नंबर ही दे, क्योंकि 2 मार्क्स में क्या ही वो देगा फिर। तो अगर टिटेनी वर्ड आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है। The prolonged muscular contraction actions causes sudden powerful painful contraction of muscle group. This is called टिटनी। 2-4 लाइनें ये हो गई, फिर 2-4 लाइनें आप टिटनेस की लिख के आओगे। क्यों? क्योंकि सर टिटनी क्या होता है? इट इज अ सीवियर कंडीशन ऑफ टिटनेस। और फिर लिख देना कि टोटनेस किससे होता है सर? कॉलेस्ट्रियम टिटनी से होता है, और आपकी धीरे धीरे करके पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है, ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन करके लिख के 2 मार्क्स में आप एक पेज भर के आ जाओगे।
जब वो पहली 4 लाइन ये पढ़ेगा वो सीधा 2 नंबर इसी में दे देगा कि इस बंदे को पता है कि मैंने टिटनेस क्यों नहीं दिया, टिटनी क्यों दिया। अगर 8 मार्क्स में टिटनी या बड़े मार्क्स में टिटनी आता है तो फिर आप पहले प्रॉपर टिटनेस लिखोगे पूरा, क्योंकि टिटनी इज अ सब डिवीजन। तो टिटनेस पूरा जितना मैंने पढ़ा है वही सब लिख के आना है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में पूछना है तो स्पेशली टिटनी लिखो, क्योंकि टिटनी इज अ सीवियर कंडीशन ऑफ टिटनेस। टिटनी एक अलग से वर्ड है जो टिटनेस की एक सीवियर कंडीशन जो हो रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, कि जहां पर पूरी बॉडी मसल स्पाज में चली गई, सारी कंडीशन खराब हो गई, तो भैया उसे हम टिटनी बोल देते हैं, ठीक है। दिस एपिसोड्स कैन कॉज, और ये तो बात है फ्रैक्चर और मस्कुलर टीएस तो वो देखने को मिल रही है। सर कैसे डायग्नोस करेंगे, अभी इतनी देर से आप सर बताते आ रहे डायग्नोस कर ही नहीं पाएंगे, तो वही लिख दो। देयर आर करेंटली नो ब्लड टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस टिटनस, ठीक है। कोई डायरेक्टली नहीं है, आप इनडायरेक्टली करते हो। कैसे? टिटनस इज डन क्लिनिकली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स। हमेशा याद रखना, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उस पे करते हैं। और सिम्टम्स भी हम कब पकड़ पाते हैं? जब आपकी बैंड बच चुकी है, जब आपको लॉक जॉ हो चुका है, जब आपकी नेक इन्वॉल्वमेंट में आ गई, तब आपको समझ आएगा अरे कोई बहुत खतरनाक कंडीशन हो रही है। वरना छोटी मोटी मसल स्पाज में जाती तो हमें क्या लगता है, अरे कोई छोटी मोटी कंडीशन होगी। आप डॉक्टर पे जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, काम करो ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि सबसे पहले यही तो करते हैं। ब्लड टेस्ट में बैक्टीरिया मिलेगा नहीं, नॉर्मली ऐसे मिलेगा नहीं, इतना अपन पकड़ नहीं पाएंगे, तो अपन थोड़ा और वेट करेंगे और वेट करेंगे और वेट करेंगे। जब थोड़ी सीवियरिटी की तरफ लेवल बढ़ जाएगा फिर हम इसको पकड़ पाएंगे, जब हम इसको सिम्टम्स को पकड़ेंगे। और हम बोलेंगे ट्रेसमस हो रहा है, ये पेशेंट को ट्रेसमस यानी क्या सर, उसको अगर इनके लॉक जॉ दिख रहा है स्टार्टिंग में ना, क्योंकि सबसे पहले लॉक जॉ ही दिखेगा। अब ये मत बोलना सर बाकी तो कंडीशन क्यों नहीं, वो तो एंड स्टेज पे मिलेंगी। पहले लॉक जॉ है ना, डिस्पेजिया यानी डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, कुछ निकल नहीं पा रहा, और उसको पता नहीं ओवरऑल बॉडी में भी स्पाज्म डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो सर आप बोलोगे अच्छा ये जो इसके सिम्टम्स हैं ये टिटनेस के हैं, इस बंदे को टिटनेस हो रहा है। बाकी कुछ लेबोरेटरी पे भी हम कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर लेते हैं कि कभी कभी लेबोरेटरी में जो ल्यूकोसाइट्स है उसके पेरिफेरल पे भी हमें थोड़ा बहुत देखने को बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिल जाती है। बाकी डायरेक्ट स्मीयर मेथड करते हैं। डायरेक्ट स्मीयर मेथड क्या सर? डायरेक्ट स्मीयर मेथड में हम ये करते हैं कि सीधा कौन सा बैक्टीरिया था सर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। तो हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करके देख लेते हैं, हम ये पता कर लेते हैं, उस बैक्टीरिया को निकाल के फिर उसका कल्चर करते हैं। तो हम उस बैक्टीरिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा देखते हैं अरे ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, इस पर ड्रम स्टिक एपीरियंस दिख रहा है, और हमने जो बैक्टीरिया देखा था उस पर भी ड्रम स्टिक एपीरियंस दिख रहा था, तो ये टिटनेस जैसा बैक्टीरिया हो सकता है। फिर हम उस बैक्टीरिया का करते हैं कल्चर, बाहर निकालकर उस बैक्टीरिया का हम कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और देखते हैं अगर वो बड़ा होके कि अगर वो बिल्कुल बैक्टीरिया बन गया टिटनेस का, तो हम बोलते हैं हाँ इस बंदे को टिटनेस था। तो डन इन ब्लड अगर में करते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन। अब एनारोबिक कंडीशन में तो करना ही पड़ेगा सर, अगर एरोबिक कर दोगे, अब बाहर तो आपने निकाल लिया है, बाहर तो है ऑक्सीजन, तो बाहर तो फिर वो स्पोर की फॉर्म में बन जाएगा, तो फिर तो पकड़ ही नहीं पाओगे। फिर बोलोगे सर इसके अंदर नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। तो क्या करना पड़ेगा कि बाहर जब उसको निकालेंगे ब्लड अगर में, जब हम उसको कल्चर करेंगे तो हम बाहर एनारोबिक कंडीशन बनाएंगे। और एनारोबिक कंडीशन यानी कुल मिलाकर आप ये लिख के आओगे कि हम उसके लिए उसकी जो प्रोडक्टिव स्टेज है जहां पर वो रेप्लिकेट कर पाएगा, वो सारा ऐसा एनवायरमेंट उसके लिए कल्चर करेंगे और उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो वो हमें कैसा दिखेगा, ग्रोथ करता हो। तो हम बोल देंगे अच्छा ये बेटे ग्रोथ करा, इसका मतलब है कि ये टिटनेस का बैक्टीरिया है, ठीक है। बाकी पहले एनिमल इंकोल्यूशन भी होता था, अब तो बंद हो गया है। पहले ऐसा ये पता करने के लिए बैक्टीरिया कितना टॉक्सिनिटी है, क्योंकि हर बैक्टीरिया, वही फिर अगेन एक बात कह रहा हूँ कि हर बैक्टीरिया इतना पावरफुल नहीं होता जो बहुत ज्यादा कंडीशन, क्योंकि हम लोकल वाला भी पढ़ के आए थे ना, थोड़ा बहुत हमने बोला था कि अगर पकड़ भी लेते हैं और वो वाला, तो ये डिपेंड भी करता है कि बैक्टीरिया कितना ज्यादा टिटेनोस्पाज्मिन छोड़ रहा है। ये बैक्टीरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा टिटेनोस्पाज्मिन छोड़े जा रहा है तो बहुत ज्यादा बैंड बच जाएगी, कम छोड़ रहा है तो कम में बैंड बच जाएगी, तो ये आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो अब सॉरी फॉर बैंड बच जाएगी, मतलब उसकी अब क्या हो जाएगी, हालत आपकी उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो टू डेमोन्स्ट्रेट टॉक्सिसिटी कैसे पता करते हैं? पॉजिटिव टेस्ट के लिए पहले ऐसा करते थे कि वो जो आपका ब्लड या फिर वो निकाल के एनिमल्स की टैल में उसमें ऐसा इंजेक्ट कर देते थे और देखते थे कुछ दिन बाद उसकी जो एनिमल की टैल होती थी उसमें भी स्पाज्म दिखने लग जाता था, या फिर इवन कुछ टाइम बाद का उनकी डेथ भी हो जाए। ये सब पहले चलता था, अब नहीं चलता, ठीक है। क्या प्रोसीजर है फिर सर, क्या कर सकते हैं? फिर तो आपने कुछ बताया नहीं, फिर तो हमने सर ऊपर लाइन पढ़ के आ गए थे कि उसके सिम्टम्स देखते हैं। सर कैसे देखते हैं? कुछ तो ऐसा लिख के आना पड़ेगा ना। तो सबसे अच्छा टेस्ट लिख के आना, स्पैटुला टेस्ट।
कौन सा टेस्ट लिख के आओगे सर? स्पैटुला टेस्ट। ये याद कर लो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस नाम है और कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अभी आप एक नॉर्मल बैठे हो ना, मैं काम करूं आपके फिंगर मतलब या फिर कोई भी ऐसी चीज लूं और आपके ऑरोफेरिंग्स में या फिर आपके ऑरोफेरिंग्स में जाके ऐसे आपके मुंह के थ्रू अंदर डालूं, आप क्या करोगे? एकदम वॉमिट सा। या फिर खुद ही काम करो, अपनी एक फिंगर लो और अपने मुंह के अंदर डालो, और जैसे ही आप डालते जाओगे, जैसे ही आपके ओवुला या उससे टच होगी ना, तो तुरंत आप क्या होगी? एकदम वॉमिट सी आएगी। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी को तो गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर अभी आप नॉर्मल हो तो आप जैसे ही करोगे तो आपको एकदम मतलब वॉमिट सी आएगी, उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब इन लोगों में एक बात बताओ बच्चों, जैसे जब इन लोग की मसल ऑलरेडी स्पाज्म में डेवलप है, तो कैसे गैग रिफ्लेक्स आएगा? आ पाएगा क्या? नहीं आ पाता। इनमें जब हो जाता है तो इनमें गैग रिफ्लेक्स नहीं आ पाता। बस यही टेस्ट पूरा लिखा हुआ है। सर फिर स्पैटुला इतना खतरनाक नाम क्यों दे दिया? स्पैटुला खतरनाक नाम इसलिए दे दिया क्योंकि ये कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम चेक, क्योंकि अब आप पेशेंट के अंदर फिंगर तो डाल नहीं देंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है स्टैपुला, और उसको टंग ब्लेड भी बोलते हैं, इसलिए उस पर नाम पड़ा स्पैटुला। तो क्या होता है? दिस सिंपल टेस्ट इन्वॉल्व टचिंग ऑरोफेरिंक्स नॉर्मल विद अ स्टैपुला और टंग ब्लेड। ठीक है। अब क्या करता है? अब सिंपल क्या, अगर ये मेरे हो, मैं अगर मेरे को चेक करना है और क्या करें, दिस टेस्ट टिपिकली इलेक्ट्रिक का गैग, जैसे वो मेरे मुंह के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? गैफ रिफ्लेक्स जनरेट होगा, और मैं क्या करूंगा? मैं बाहर निकालने की जो स्टेपुला उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं कोशिश करूंगा तो वो डॉक्टर बोल देगा, अरे भैया निगेटिव है टेस्ट, इसको ले जाओ, इसको कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसके जो मसल है वो काम कर रही है, स्पाज में तो नहीं, मसल काम कर रही है ना। और अगर उसने डाला और उसको दिख रहा है लॉक जो, और उसने अंदर डाल के देखा स्टेपुला और वो गैप रिफ्लेक्स कर ही नहीं पा रहा, तो हम बोल देंगे ठीक है। क्या हो रहा है इसको सर? इसको और वो क्या हो रहा है? लॉक जो है तो स्टेपुला को बाइट करने की कोशिश, क्योंकि उसके मुंह में जगह ही नहीं है ना। आप देखो, अभी दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा, जल्दी से दिखा देता हूँ। अब उसका लॉक जो ऑलरेडी है, उसके माउथ में जगह ही नहीं है। अब माउथ में जगह तो है नहीं, तो आप डालोगे तो क्या होगा? वो बीच में ही फंसने की कोशिश करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो क्या कर रहा है? उसको दबाने की कोशिश कर रहा है स्टेपुला को। तो आप बोलते थे हो कि अच्छा ठीक है भैया, इसको क्या हो रहा है? इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेपुला बोलते हैं। ठीक है, इसको टंग रिफ्लेक्टर, ये जो दिख रहा है ना, ये लोहे की जैसे प्लेट जैसा, इसको बोलते हैं। अब इसको अंदर डालते हैं, अब इसको जैसे, अब ये नॉर्मल है, इसको गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब इसको, ये दिख रहा है ना, इसको क्या है? इसको है टिटनेस। इसको जैसी करेंगे तो ये क्या है? अब वैसे ही उसका मुंह नहीं खुल रहा, लॉक जो है, तो ये करोगे तो ये फंस जाएगा और गैग रिफ्लेक्स भी नहीं आएगा, प्लस अंदर फंसेगा, तो आपको समझ आ जाएगा अरे भयंकर लॉक जो हो रखा है अंदर की तरफ, और सारी मसले स्पाज में। ठीक, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्टेपुला टेस्ट और ये सब कर लेते हैं। अब हम फाइनली इसका पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कुछ खास है नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट है ऑन द बेस ऑफ सिम्टम, देयर इज नो क्योर फॉर टिटनेस। ठीक है, ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, बस जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कुल मिला के उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों? बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं भैया, पेनिसिलिन में दो नाम याद कर लो, मेटाडॉक्सोल। एंटी कन्वर्जेंट क्यों सर भैया, क्यों दे रहे थे? अभी बता, क्या था? सीजर्स आ रहे थे तो डाइजीपाम है ना, फेनोबार्बिटोल दे रहे हैं। मसल रिलैक्सेंट क्यों दे रहा है सर? एबनॉर्मल स्पाज्म हो रहा है ना, तो दोगे क्या? रिलैक्सेंट। हम अब रिलैक्सेंट से मसल रिलैक्स नहीं होती, बस ये होता है कि जो हैवी स्पाज्म हो रहा है उसमें थोड़ा उसको रिलीफ फील होगा। तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं वही तो हम देखने को मिल रहा है, कुछ अलग से बोला मैंने? तो मसल रिलैक्सेंट दो नाम लिख दो, बैक्लोफेन और डेंट्रोलिन। वैक्सीन के बारे में तो बहुत अच्छे से समझा चुका हूं बच्चों की, और प्लस अपना भी लिख के आना कि अगर नॉर्मली सपोज करो, भले हमें बचपन में वैक्सीन लगी है नहीं लगी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन अगर हमें कभी भी चोट लगती है, कोई भी सर्जरी हो या टीजेड कुछ भी हो, तुरंत हम एक टीटी का शॉट ले लेते हैं। और वो टीटी का शॉट ऑलरेडी क्या होता है? एक्टिवली होता है। क्योंकि जो अभी आपको बचपन में लगती है ना, पैसिव लगती है। पैसिव का मतलब क्या? जब आपका बैक्टीरिया आएगा तब उसको मारा। अब वो तो जो हमें अब लगती है ना, वो अभी लगती है, वो एक्टिव होती है। क्यों क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये सोच के आपके अंदर डालते हैं कि आपके अंदर टिटनेस का बैक्टीरिया पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि कभी जिंदगी में आपके अंदर टिटनेस का बैक्टीरिया नहीं पहुंचा होगा? पहुंचा होगा, बहुत बार पहुंचा होगा। तो हम जैसे वो टीटी का शॉट लगवा लेते हैं, तो वो क्या करती है? फटाफट जाके उस टिटनेस के बैक्टीरिया को मार देती है सीधा। वो हमारे अंदर कोई इम्यूनिटी को नहीं जनरेट करती, क्योंकि उस इतना समय थोड़ा ना कि वो आपकी इम्यूनिटी को पहले बनाएंगे, जब आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी फिर वो नहीं नहीं,
वो तुरंत आपके मार देते हैं, ठीक है, टीटी का शॉट। और ये भी थोड़ा बहुत याद रखना कि लगभग अगर आपका एक टीटी शॉट लग चुका है तो नियर अबाउट 6 मंथ तक आप, अगर वो आपके अंदर वो इम्यूनिटी बची हुई रहती है, तो जब भी आप टीटी का शॉट लगवाने जाते हो ना, तो डॉक्टर आपसे पूछता भी है, अच्छा कि लास्ट आपने टीटी का शॉट कब लगवाया था, तो आप बोलते हो कि नहीं मेरे को, मैं 2 महीने पहले भी गिर गया था, चोट लग गई थी, तो मैंने टीटी शॉट लगा, तो बोलेगा तो कोई बात नहीं, रहने दो, फिर मत लगवाओ। अगर वो 6 महीने से ज्यादा हो चुका है ना टाइम पीरियड, तो फिर बोलता है अब लगवा लो। तो क्योंकि अगर भले एक बार लगवा लिया है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो नहीं रहता, लेकिन ये डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, इसमें कभी भी कोई लापरवाही अब जीवन में, आप जो सुन रहे हो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अब कोई नहीं करेगा। कभी कभी मन में आ भी जाता है, रहने दो यार, थोड़ा बहुत ही तो लगा है, क्या फर्क पड़ता है, आप कभी मत सोचना। जब भी सोचो ना, तो वो जो इमेज बनाई थी ना अभी बैक वोल्टेचर कर्वेचर की, उसका ना, है ना, उसकी इमेज माइंड में लेके आना, इसकी ऑब्स्टेट्रोनस की, समझ आ जाएगा क्या मैं क्या करना है। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि भैया जो एबनॉर्मल वो रिलीज हो रहा है ना न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपका टिटेनस का, उसको रोकने के लिए बैक्यूरोमाइन। और सर्जरी तो क्या है, सरकारी की सर्जरी करोगे, बस कुछ नहीं करते। अगर कोई मसल बहुत ज्यादा स्पाज्म में चली गई है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा रही है, तो बस हम इतना ही करते हैं कि उस मसल को काट के अलग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि फिर हमें तो सब कुल मिला के एक ही काम है, उसकी जितनी लाइफ स्पेन बता चुके हैं। और न्यूट्रिशन में हाई डेली कैलोरी इंटेक हम उसका बढ़ा देते हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ, पता है अब इनकी सर आपने बोल दिया, अब इसकी लास्ट स्टेज क्या होती है, पता है, ऐसे लोगों का एक बताता हूँ। ऐसे लोगों को एंड स्टेज में, जब बिल्कुल एंड स्टेज में हो जाता है ना, तो उनको एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। सर डार्क रूम में क्यों, जहां पर कोई साउंड नहीं। हमेशा याद रखना, आप कभी कैफे जाते हो, सब कुछ जाते हो, इतना डिम लाइट क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आपकी सारी मसल रिलैक्स हो सके, आप आराम कर सको। कभी इमेजिन करा है आपने, जब कोई बढ़िया गाना चलता है, एकदम लाइट म्यूजिक, या कहीं भी पहाड़ों पे जाते हो, तो एकदम हाथ खोल के फैला के क्यों खड़े होते हो। और जब कहीं डर लगता है तो हाथों को एकदम सिकोड़ लेते, एकदम हाथों को अपने पास ले आते हो, सब कुछ बंद कर लेते हो, ऐसा लगे, ऐसे कोशिश करते हो कहीं घुस जाऊं, छोटा सा हो जाऊं, बिल्कुल। लेकिन जब ऐसा लगता है, जब बहुत पहाड़ों पे, जब बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो, तो क्या करते हो, पूरा हाथ फैला के पूरा हवा लेने की कोशिश करते हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये नहीं आपके मूड को अच्छा लग रहा है, ये साइंटिफिकली है। क्या होता है साइंटिफिकली, हर चीज के पीछे साइंस होती है, दिमाग लगाना सीखो। क्या साइंस होती है, कि हमारे बॉडी की नेचुरल फिनोमिना है कि जब भी हमें डर लगता है या कुछ भी होता है ना, हमारी सारी मसल स्पाज्म में जाती है। हमारी हमारी बॉडी की फिलॉसफी है, हमारी बॉडी का फिलॉसफी क्या फिनोमेना है, कि जब भी उसे लगे कि उसके खिलाफ कोई चीज हो रही है, तो वो सारी बॉडी अपने आप को स्पाज्म में लेके जाती है, यानी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, कोशिश करती है कि हम कहीं घुस जाएं, छोटे हो जाएं। लेकिन जब हमें लगता है कि सारी चीजें, हम भी बैक्टीरिया की तरह है मालूम, कि जब हमें लगता है कि चीजें हमारे लिए नहीं है, तो हम भी छोटे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम स्पोर्ट नहीं बन सकते ना, स्कोर नहीं बन सकते। और लेकिन जब हमें लगता है कि सारी चीजें हमारे लिए बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो हम हाथ फैला के खुले होकर अपनी सारी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। बोलते ना, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हो, बस वो ही कंडीशन है। अब कभी रिलाइट करना, जितनी ज्यादा आप लाइटें जलाओगे, आपसे क्यों बोलते हैं कि हमेशा सोते टाइम लाइट को ऑफ रखो, क्यों, क्योंकि अगर लाइट जला के सोगे, तो जितनी ज्यादा लाइट आती है ना, वो उतनी ज्यादा आपकी मसल को स्पाज्म में लेके जाती है। हैवी लाइट, हैवी म्यूजिक, हैवी नॉइस, ये सारी चीजें आपके बॉडी के अनुकूल नहीं होती, आपके बॉडी के लिए नहीं होती। तो ये सब आपकी बॉडी को स्पाज्म में लेके जाती हैं। तो जो कैफे होते हैं, सब साइंटिफिकली होते हैं। आपको क्यों इतनी ये येलो लाइट अच्छी लगती है, कैफे में जैसे येलो लाइट बजेगी, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मसल रिलैक्स करोगे, आप पैर फैला के बैठोगे। तो वो इसीलिए, क्योंकि जब इनकी एंड स्टेज आती है, तो उनको डार्क रूम में रख दिया जाता है, क्योंकि इवन इनकी ये कंडीशन होने लग जाती है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑलरेडी स्पाज्म में थोड़ी बहुत लाइट भी इनका, अगर उन्होंने 1% भी स्पाज्म डेवलप कर दिया, तो इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। जब लगता है कि जब बिल्कुल एंड हो गया, तो उनको फिर डार्क रूम में, जहां बिल्कुल एकदम माइल्ड लाइट है, बिल्कुल थोड़ी बहुत, वो भी बाहर, क्योंकि डायरेक्ट लाइट उन पे कोई नहीं पड़ रही, और ऐसी जगह पे जहां पर कोई इतना साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे इन पे फिर रखा जाता है। और फिर उसके बाद भी आगे आगे चल के डेथ ही होनी होती है, ठीक है। तो इतनी खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हमारी टिटनेस होती है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टिटनेस। थैंक यू।